A first order reaction, कितना, मान लो एक रिएक्शन 100% है, वो थोड़ा सा खत्म होकर के 50% हो गया, ठीक है, फिर और खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 25%, इसका 50 खत्म हो गया, यानी इसका टी हाफ जब हम निकालेंगे तो 100% से 50% आया, 50% से फिर 25% में गया तो फिर टी हाफ लगा, और फिर इसका आधा करेंगे तो कितने पे आ जाएगा 12.5% पर। अब गौर से देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, 100 से 50 हो गया यानी 50% बचा हुआ है, 100 से 25 बचा यानी कितना खत्म हो गया होगा 75%। तो जो टी 75% होगा उसमें कितना हाफ आ गया है, 1 और 2। याद रखिएगा टी 75% जो होता है वो होता है 2 हाफ ऑफ टी। अब हाँ, मतलब टी हाफ लिख देंगे ना, टी 50% हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए होता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो अगर 12.5% बचा हुआ है यानी कितना खत्म हो गया होगा, दैट इज 87.5%। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना हाफ आ गया है, देखो तो 1 2 3, तो यानी हम यहाँ लिखेंगे टी 87.5% जो होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ टी 50%। समझ गए, ये तरीका है। तो ये याद रखिएगा 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। तो हम बार बार कह रहे थे कि अगर 12.5% बचा हुआ यानी खत्म कितना हो गया उस पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो ठीक है, हम यहाँ से इस पर 3 टी हाफ लिख सकते हैं, और यहाँ से टी 75% को क्या लिख सकते हैं 2 टी हाफ लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे टी 75 बाई टी 87.5 इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से टी 87.5% जो है वो निकल कर आ जाएगा 150 मिनट। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन C0 था तो थोड़ा देर के बाद क्या हो गया होगा, C0/2 हो गया होगा, आधा हो गया होगा, इसका मतलब क्या हो गया होगा C0/2 हो गया होगा, फिर आधा हो जाएगा इसका आधा, नॉट इसका आधा, फिर इसका आधा होगा तो क्या लिखेंगे C0/4, फिर आ गया टी हाफ, फिर इसका आधा यानी C0/8, और इसका फिर आधा होगा तो क्या लिखेंगे C0/16। अब गौर से देखिएगा, समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, तो कंसंट्रेशन जो है वो कितना होता जा रहा है। यहाँ देखो तो इनिशियली 100% था, 50% हो गया, 50% के बाद कितना हो गया 25, 12.5, और ये कितना आ जाएगा 6.25, ठीक है। गौर से देखिएगा, कभी अगर 6.25 बचा हुआ यानी कितना खत्म हो गया होगा बताओ तो 93.75, इतना खत्म हो गया होगा, राइट। अब यहाँ देखो तो नीचे तुमको कुछ ऑब्जर्व करने मिल रहा होगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व करके एक फॉर्मूला लिखेंगे कि जब भी C0 से लेकर के जो भी कंसंट्रेशन बचा होगा, अगर मान लेते हैं वो कंसंट्रेशन मान लेते हैं C का पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस सपोज करते हैं कि ये आया, तो कितना हाफ लगा होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। एक होता है ना जुगाड़ लगाने का, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर कितने का पावर आ रहा है 2 का पावर 2 आ रहा है, यानी यहाँ पर 2 हाफ लाइफ लगा होगा, ठीक है। अगर मान लो हम ऐसे करके यहाँ पर लिख देते हैं C0 से लेकर के, मान लो C0 का पावर 32 हो गया कंसंट्रेशन, तो कितना का पावर हो गया ये बताओ, ये कितने का पावर है 2 का पावर 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना हाफ लाइफ लग गया होगा 2 का पावर 2, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 5 हाफ लाइफ लग गया होगा, कोई दिक्कत। यानी हम जितना भी कंसंट्रेशन है उसको इस तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, C0 से लेकर के कभी भी C0 का पावर 2 टू द पावर n तक जाते हैं तो जो टी हाफ होगा वो कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा। चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस किस बातों पे डिपेंड करता है वो हम सारा समझने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद ना ये जो समझ जाएंगे तो माइंड में पूरा बैठ जाएगा। एक चीज़ और हमको आज मतलब 2-3 टॉपिक्स आज हमको समझाना है, बट ये वाला पहले समझा लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि हम रेट का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, रेट बराबर होता है के कंसंट्रेशन का पावर क्या लिखेंगे, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर n, ये हो जाएगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा उसका रेट होगा। कंसंट्रेशन 2 बातों पे डिपेंड करता है, पहला बात हम अभी और धीरे धीरे समझेंगे, तो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक्सपोजिव ऑफ लाइट,
एक्सपोजिव ऑफ लाइट, लाइट पर, यानी कोई रिएक्शन को अगर हम लाइट के प्रेजेंस में कर देते हैं तो लाइट के प्रेजेंस में होता क्या था, 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि लाइट के प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो अगर डिकम्पोजिशन जल्दी होगा तो रेट उसका फास्ट होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक्सपोजिव ऑफ लाइट लिखो या फिर एक्सपोजर लिखो, एक्सपोजर ऑफ लाइट, लाइट के एक्सपोज में। तो यानी यहाँ क्या होगा, फॉर कौन सा रिएक्शन, सारे का रिएक्शन के लिए नहीं होगा, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस से ब्रेक हो जाता है उसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट का इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना उस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। समझ गए? चलिए थर्ड पॉइंट थ्योरेटिकल है बट यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, एसर्शन रीजन का जो सवाल अभी मेंस वगैरह या फिर बोर्ड में पूछ रहा है वो यहाँ पर पूछ सकता है कि एसर्शन ये है और रीजन ये है, क्या रीजन करेक्ट है या एसर्शन जो है दोनों करेक्ट है, एक को कोई फॉल्स है, ऐसे करके। चलो अब तीसरा जो है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट किस टाइप का है, किस टाइप का रिएक्टेंट ले रहे हैं, आयोनिक ले रहे हैं कि या किस टाइप का ले रहे हैं, तो रिएक्टेंट का जो टाइप होगा उस पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। जनरली आयोनिक रिएक्शन इन एक्वस मीडियम आर फास्टर देन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कोवेलेंट रिएक्टेंट्स। जनरली आयोनिक जो होता है, जो भी आयोनिक रिएक्टेंट्स होता है, आयोनिक रिएक्टेंट्स जो होगा वो जल्दी ब्रेक होगा, आयोनिक रिएक्टेंट जो होगा वो जल्दी, आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जल्दी ब्रेक होता है, तो आयोनिक रिएक्टेंट जल्दी ब्रेक होगा, इसका मतलब उसका रेट जो होगा वो फास्ट होगा। तो जनरली आयोनिक या फिर आयोनिक रिएक्टेंट्स या फिर सेट में लिख सकते हैं रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन या रिएक्टेंट्स इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम आर फास्टर देन, are faster than the reaction involving covalent reactant। आयोनिक रिएक्टेंट्स और कोवेलेंट रिएक्टेंट्स, ठीक है। जनरली आयोनिक रिएक्टेंट्स और क्या लिखेंगे, रिएक्शन इन एक्वस मीडियम आर फास्टर देन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कोवेलेंट रिएक्टेंट्स। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा उस रिएक्शन का रेट जो होगा वो उतना ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है सॉलिड्स। ओके चलो फिफ्थ पॉइंट, अब देखो जो फिफ्थ पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट तक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए पूरा बोर्ड साफ करके फिफ्थ पॉइंट को लिखेंगे, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए टेम्परेचर पर अब थोड़ा सा समझ लेंगे, पहले लिख लेंगे फिर उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे, तो लिखिए पहले, फॉर हो गया, अब समझिएगा,
फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जितना भी ज्यादातर रिएक्शन में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा 2 से 3 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 यूनिट। थोड़ा सा इस पे लगाम देकर के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, रेट बराबर क्या आ गया? के, और क्या था? कंसंट्रेशन का पावर एन। तो सबसे पहले रेट दो बातों पे डिपेंड करेगा, किस पे? के पर और कंसंट्रेशन पर। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, इतना दिन से हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे थे, अब समझेंगे। जो के है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और ये सिर्फ किस बातों पे डिपेंड करता है? तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट के इंक्रीजेस। के पर समझ लेते हैं कि अगर हम जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा। क्या होगा? व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, के इंक्रीजेस, और के इंक्रीजेस दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सो कहता है कि जब हम टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऐसा पाया गया बहुत सारे रिएक्शन में कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो कितना टाइम इंक्रीज हो जाता है? 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कब? जब टेम्परेचर को 10 यूनिट बढ़ाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि देखो, कोई रिएक्शन है जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, उसको हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो यहाँ पर जो रेट होगा, इसको R1 मान लेते हैं, तो ये हो सकता है कि 2 टाइम्स बढ़ गया होगा। यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 2 टाइम्स बढ़कर 2R1 हो जाएगा, या फिर ये 3 टाइम्स बढ़ करके 3R1 हो जाएगा। समझे? यानी हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर यह पाया गया है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, या रेट जो होता है, वो कितना टाइम्स बढ़ जाता है? 2 या टाइम्स या फिर 3 टाइम्स बढ़ जाएगा हर 10 डिग्री में। जैसे फॉर एग्जांपल 10 से हमने कर दिया टेम्परेचर को 30, कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा है। तो यानी रेट जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगा? 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 टाइम्स होता, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो सकता था। तो ऐसे कैसे पता चलेगा? कि ये तो छोटा छोटा में बता दिए, बड़ा वाले में कैसे पता चलेगा? तो कहता है कि यहाँ पर एक चीज लिख करके दिया, वो दिया है कि देखो, जो रेट है R2 बाय R1 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर को हमने माना T1। एक बार टेम्परेचर को T1 माने तो उस समय रेट कितना था? R1, और रेट कांस्टेंट कितना होगा? R1 K1 होगा, और कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेशन यहाँ पर मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन C होगा। जब हम टेम्परेचर को T2 कर दिए, कितना कर दिए? टेम्परेचर को T2 कर दिए, तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया होगा? R2 हो गया होगा, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट कितना हो गया होगा? K2 हो गया होगा। K मतलब रेट कांस्टेंट होता है, और कंसंट्रेशन अभी भी से ही रहा होगा, मतलब कंसंट्रेशन। तो ये बताओ कि R1, हम यहाँ पर R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K1 कंसंट्रेशन कोई दिक्कत का पावर n लिख सकते हैं, और R2 बराबर क्या लिखेंगे? R2 बराबर हो जाएगा K2 कंसंट्रेशन का पावर n, कोई दिक्कत? जब हम दोनों को डिवाइड देंगे तो हम क्या पाएंगे कि R2 बाई R1 जो होता है वो K2 बाई K1 के बराबर होगा, और ये जो निकल कर आता है एक कांस्टेंट के बराबर आता है जिसका वैल्यू होता है म्यू, और म्यू हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताएंगे? स्पेसिफिक कांस्टेंट, और म्यू का पावर डेल्टा T बाई 10 हो जाता है। ये याद रखना है, R2 बाई R1 इज इक्वल टू K2 बाई K1 इज इक्वल टू म्यू डेल्टा T बाई 10। छापिए। द डिपेंडेंस इस टॉपिक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक आ गया है। ठीक है, द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय, ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय कैसे दिया हुआ है? इज गिवन बाय आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस ARREHENIUS, आर्हेनियस इक्वेशन। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन कहता है कि K इज इक्वल्स टू A E का पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, K E का पावर माइनस EA बाय RT। ओके, अब लेट्स सी, यहां देखिएगा क्या क्या है। ठीक है, K का मतलब क्या होता है बताओ? रेट कांस्टेंट। A का मतलब क्या है? नहीं, A का मतलब आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। R का मतलब क्या है? E का मतलब क्या है? देखो, EA का मतलब होगा एक्टिवेशन एनर्जी,
अभी एक एक करके समझेंगे भी कि एक्टिवेशन एनर्जी किस बला का नाम है, क्या नाम है, ठीक है। आर का मतलब होगा गैस कांस्टेंट, हाँ वही वही, तुम ठीक पकड़े हो, गैस कांस्टेंट। कोई बताएगा गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? हाँ वेरी गुड, अरे कुछ तो याद है, अरे गजब, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन, और एक तो और जो वैल्यू होता है वो होता है 0.0 करके कुछ होता है, बट हम यूज नहीं करते ना, इसलिए हमको याद नहीं है। उसके जगह हम क्या यूज करते बताते हैं। देखिए वो लड़का बहुत मूर्ख होगा जो 8.314 यूज करता होगा, क्योंकि इसको यूज करेगा तो पूरा 3 घंटा इसी को सॉल्व करने में लगेगा। पॉइंट हटाओ, 2 के टेबल से काटो, 3 के टेबल से काटो, फिर 4 के टेबल से काटो, तो इसको हम लोग लिखते हैं 25/3। ये बहुत अच्छा चीज है। अब देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, जूल हम यहाँ पर ये 2 ही यूनिट क्यों लिख रहे हैं पता है? 2 यूनिट इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हम एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का बात हो रहा है, और एनर्जी या तो जूल में होता है या तो कैलोरीज में होता है, तो इसीलिए आर का यहाँ पर ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। कौन सा वैल्यू कब यूज करते हैं ये समझिए। जब क्वेश्चन में एनर्जी जूल में निकालने बोलेगा तो 8.314 यानी 25/3 यूज करेंगे, और जब एनर्जी को कैलोरीज में निकालने बोलेगा तो 2 कैलोरीज वाला यूज करेंगे। समझे? लोगों को यही समझ नहीं आता कि कौन सा कब यूज करना, तो वही समझाने के लिए तो टीचर का काम है, वरना तो बुक तो है ही इनफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टी का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर, जो कि सबका गर्म होता है। टेम्परेचर का मतलब हो जाएगा, टेम्परेचर क्या किसको ना किस में नापेंगे टेम्परेचर? हमेशा हमेशा टेम्परेचर जो होगा वो होगा ऑलवेज इन केल्विन। अब थोड़ा बेसिक में चलते हैं, ठीक है। ऑलवेज इन केल्विन यानी टेम्परेचर एट केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा? टेम्परेचर एट डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। एकदम बेसिक से चलते हैं यार। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं, नोट करिए जल्दी से। ए को हम लोग आर्रेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। आर्रेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। मोटिवेशन हम क्यों दे, हम केमिस्ट्री पढ़ाते काफी है। चलो देखो जी, टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, तो अगर टेम्परेचर को T1 ले लेते हैं, लेट सपोज टेम्परेचर बराबर T1 ले लेते हैं, तो रेट कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? K1। टेम्परेचर बराबर T2 ले लेते हैं तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K2। अरे कोई डाउट है? आसान है ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, तो K1 बराबर क्या लिखेंगे बालक? K1 बराबर हो जाएगा A E का पावर माइनस EA बाय RT1। अरे ये क्यों नहीं है, ये छोटा सा A है, एक्टिवेशन का ए है वो, तुम लोग क्यों लिखे हो क्या? अरे बहुत सही। K2 बराबर क्या लिखोगे? K2 बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे? RT2। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और तुम लोगों को पता होगा कि हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन का डिवाइड। अरे गजब, सीख जाओगे। K1/K2 इक्वल टू क्या करेंगे? दोनों को डिवीजन मारेंगे तो कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई का पावर हो जाएगा ऊपर में माइनस ई ए बाय RT1, और नीचे क्या आ जाएगा? ई का पावर माइनस ई ए बाय RT2। ये वाला भाई साहब जब ऊपर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? K1/K2 इक्वल टू, ये वाला चीज जब ऊपर आ जाएगा तो ई का पावर क्या लिखेंगे? माइनस EA1/RT1 प्लस EA2/RT2। इतना मैथ्स तो आता ही होगा सबको। अब देखिए ई को हटाने के लिए हम एक चीज का यूज करेंगे जिसका नाम है ln। से पिछले दिन बताए थे क्या? नहीं बताए होंगे तो देखो जब ध्यान से, कहीं बताए होंगे तो। दोनों साइड टेकिंग ln बोथ साइड, जब दोनों साइड ln लेंगे तो क्या आ जाएगा? ln K1/K2 इक्वल टू, ये वाला पावर जो होगा वो आगे आ जाता है, मतलब पहले लिख लो ln ई का पावर, ये जो भी चीज है वो लिख लो, पहले एक बार स्टेप कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अब ये वाला जो भी पावर होता है ln का वो आगे आ जाएगा, और आगे आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ln K1/K2, ln K1/K2 पावर आगे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू EA2, या ई दोनों का ई था ना, कोई दिक्कत? चलो अच्छा देखो, तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, ई कॉमन है और आर भी कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1/T2 माइनस 1/T1। कोई दिक्कत? कोई डाउट है? अच्छा ये ln को अब हटा देते हैं,
तो ln को हटा देंगे तो क्या फाइनल इक्वेशन आएगा, जरा देखो तो। ln को हटा देंगे तो ये आ जाएगा log, तो लिखेंगे log k2/k1 और यहाँ पर आ जाएगा 2.303 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से 2.303 को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा log k2/k1 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सही सही बताना, ये चीज़ कहीं देखे हो पहले? हाँ बोलो। यहाँ पर हो जाएगा नीचे अगर है, हम उल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं, तो ये भी सही है, बट हम फ्लो में थोड़ा उल्टा कर दिया है। यहाँ पर k1/k2 था तो फिर हम ऐसे लिखे, ठीक है, k1/k2 तो यहाँ पर t हो जाएगा और यहाँ पर t1 हो जाएगा। अब देखो तुमको याद करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन आज के बाद कभी नहीं आएगा, मेरा प्रोफेशन है इसलिए हमको याद है, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बताते हैं इसको, कहीं देखे हो ऐसा इक्वेशन? कितना लोग 11th क्लास सही से पढ़ा है? कोई केमिस्ट्री में कहीं देखा है 11th क्लास में इसको, इस टाइप का इक्वेशन कहीं देखा है? अरे 4 नंबर पक्का। चलिए देखिए, जिनको नहीं समझ आ रहा वो ध्यान दीजिएगा। रेट कांस्टेंट मतलब क्या होता है? फॉर द अबव रिएक्शन एट टेम्परेचर 200 केल्विन पर एंड टेम्परेचर 300 केल्विन पर इस कितना दिया हुआ है 0.03 मोल इनवर्स, यानी ये क्या है K1 का वैल्यू कितना दे दिया है, K1 का वैल्यू दे दिया 0.03 मोल इनवर्स। सबको आ रहा है समझ? एंड यहाँ पर 0.05 यानी K2 का वैल्यू कितना दे दिया है 0.05 मोल इनवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? और क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करिए यानी EA निकालिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था मेरे साथ बोलिएगा, log K2/K1 इक्वल टू क्या था EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। लेकिन हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पर इसको K1/K2 कर लेते हैं, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 कर देते हैं। क्यों ऐसा पता है? अभी पता चलेगा। हाँ, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं K2/K1 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखिएगा, ऐसा दोनों में से कोई भी लिख सकता है, बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अगर 1 है K1 तो यहाँ पर T1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ K2 होता तो यहाँ टेम्परेचर 2 होता, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, log K2 का वैल्यू कितना है 0.05 बाई 0.03, कोई दिक्कत? इक्वल टू EA का वैल्यू पता नहीं है 2.303 और R का वैल्यू हम बोले कितना याद रखना 19। अब यहाँ पर 1/T1 यानी 1/200 माइनस 1/300, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आसान है। अब यहाँ पर हार्ड है, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत आसान था, यहाँ तक तो कोई भी कर देगा यार, ये तो खाली पुट करना था। अब मजा आएगा। देखिए इसको हटा के पॉइंट को हटा के लिख सकते हैं log 5/3 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे EA/19.19 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, ये 3 इधर चला जाएगा 2 इधर चला जाएगा, यानी लिखेंगे 300 माइनस 200 अपॉन 300 इंटू 200। log 3 का वैल्यू कितना बताए थे 0.4, हाँ 200 600 नहीं आएगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो EA बराबर क्या, अभी ये log 5/3 है तो सबसे पहले log 5/3 को log 5 का वैल्यू क्या लिखेंगे 0.7 माइनस 0.4, log 3 का वैल्यू 0.4, ठीक है। समझे? यहाँ पर इसको इधर रखे हैं और इक्वल टू ये सारा चीज़ है, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.3 इंटू ये वाला 19.13 ऊपर चला जाएगा 19.19 इंटू 300 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से EA का वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके 20 जूल पर मोल केल्विन। तो K नहीं होगा, सिर्फ मोल होगा, K नहीं होगा, जूल पर मोल एनर्जी है ना, जूल पर मोल 2520। द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डबल्ड, यानी वेलोसिटी मतलब रेट कांस्टेंट डबल। हाँ अरे तो हम कहाँ कुछ बता रहे हैं, लिखा है मार्कर है मेरे हाथ में, हम तो खाली बता रहे हैं कि यहाँ तो म्यू का वैल्यू 2 हो गया। 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाता है डबल हो जाता है, यानी 2 हो गया। कितना टेम्परेचर बढ़ाया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 का पावर 5 तो 32। तब से तो बोल रहे हैं कि 32 आंसर है, तो तुम लोग विश्वास नहीं होता, तुम क्या करें, विश्वास ही उठ गया तुम लोग आप मेरे पर से। चलो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी यानी रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था जरा बताओ तो,
R2/R1 इज इक्वल टू K2/K1 इक्वल टू म्यू का पावर डेल्टा T/10 था क्या? यही फॉर्मूला था, हाँ है ना? तो यहाँ पर डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितना वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखा है 50 है। बाई का मतलब होता है इतना का चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा टी 50 हो गया। और क्या बोल रहा है, डबल हो गया, डबल का मतलब म्यू का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अरे हाँ ना, तो इसका मतलब है हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब रेट के बारे में पूछ रहा है, तो R2/R1 इज इक्वल टू 2 का पावर 50/10 लिखे, 0 से 0 यानी R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32R1, यानी रेट इंक्रीजेज बाय 32 टाइम्स। चलो आ जाओ, T1 बराबर क्या लिखेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 60 प्लस 273 कितना आ जाएगा, अरे कितना आ जाएगा 7 6 13, हाँ यस एग्जैक्टली, इसीलिए हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे थे, उस समय लिख भी रहे थे कि कैसे चेंज होगा। हमको पता था कि तुम लोग नहीं पढ़ा 11th तो छोड़ो, ICSE के क्लास 8 भी नहीं पढ़ा है तुम लोग। हो गया क्या? अरे यहाँ तक आया समझ सबको? चलिए, रिएक्शन प्रोसीड 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब है कि 5 टाइम्स बढ़ गया, यानी K2/K1 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, समझे? अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से आ जाएगा log, यह आ जाएगा 5 EA/2.303, इसको डायरेक्ट हम लोग अपना एग्जैक्टली 19.14 और यहाँ पर 1/T1। T1 का वैल्यू कितना है 333, नहीं यार 333 नहीं है टेम्परेचर, यहाँ गड़बड़ लिखी है, T2 होगा ये और ये T1 होगा। टेम्परेचर बढ़ गया है ना, 60 डिग्री पे ले गए थे ना जहाँ से 30 से, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो T1 जो हो जाएगा वो छोटा वाला होगा, ठीक है? 303 माइनस 1/333। जब हम इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो log 5 का वैल्यू होगा 0.7 इक्वल टू EA/19.14 इंटू यहाँ से इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 333 इंटू 303, इधर ऊपर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30। तो EA बराबर जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 इंटू 19.14, थोड़ा वीडियो में आवाज़ आएगा ना बाबू, हल्ला नहीं करो। 333 इंटू 303 डिवाइडेड बाई 30, सॉल्व करके कितना आ रहा है जी, जो भी आएगा जूल पर मोल आएगा। चलिए देखिए H2 को हमको अगर मिल जाए ना टाइम तो हमको क्लास का टाइमिंग में कुछ ध्यान नहीं देना, किधरों किधर पढ़ाते रहेंगे खाली, क्या बोर नहीं ना होता तुम लोग? हाँ, बीच बीच में क्वेश्चन आते रहिए, थोड़ा दिमाग को ब्रश अप करते रहे, नहीं पता चला खाली लिखवा रहे तो स्कूल टीचर और हमारे में क्या फ़र्क है। ठीक है, बहुत गंदा रोस्ट करते हैं स्कूल टीचर को। बात, एक दिन चैप्टर 1 पढ़ा रहा था और अगला दिन चैप्टर 3 पर पहुंच गया, पता नहीं कैसे, और एक एक्स्ट्रा क्लास नाम का चीज़ लिया और सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो देखो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है, प्रोडक्ट और कौन कौन है, HI। अब देखो जरा ध्यान से, हेलो कुछ बता रहे हैं ऑर्गेनिक के बारे में, देखिए जरा ध्यान से। ये क्लास 10th का 2 स्टूडेंट है और क्लास 10th का 2 स्टूडेंट है, ठीक है? तो क्लास 11 में आ गए लोग दोनों। तो होता क्या है, पहले H और H दोस्त था, ठीक है, और साथ में I और I मतलब समझ रहे हो ना? हाँ चलिए देखिए, होता क्या है कि जैसे हम लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो होता क्या है कि नया नया दोस्त बन जाता है। तो एक स्टेट आता है जब यहाँ पर पुराना दोस्ती भी कंटिन्यू रहता है, पुराना दोस्ती हाइड्रोजन के साथ कंटिन्यू, और नया दोस्त भी बन जाता है I के साथ, है ना? या फिर ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2 अलग अलग स्कूल का स्टूडेंट लोग हैं, मान लो ये कोई और स्कूल का, ये कोई और स्कूल का है। एक समय आता है कि थोड़ा दिन तक व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, नया दोस्त भी कनेक्टेड रहता है, ओल्ड दोस्त भी कनेक्टेड रहता है। एक ऐसा स्टेट जब ओल्ड स्टेट और ओल्ड फ्रेंड्स का भी बॉन्ड बना रहता है और नया फ्रेंड्स का भी बॉन्ड बनने लगता है, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस स्टेट पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इस समय नए नए आते हैं एकदम, अरे भाई तुमसे तो 90% वाला दोस्त भी रखे हैं और 70 वाला भी रखे हैं, क्या तुम ऐसा कर सकता है क्या, एनर्जी बहुत हाई है। तो यहाँ पर होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में ना बॉन्ड बनने लगा, यानी नया दोस्ती होने लगा, यानी लिखेंगे बॉन्ड
फॉर्मेशन होने लगा है। क्या हो गया? बी डॉट एफ का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगा है। इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगा है, और इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगा है, और इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगा। बी डॉट बी का मतलब है बॉन्ड का ब्रेक होना, और बी डॉट एफ का मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। एक ऐसा स्टेट जब बॉन्ड ब्रेक भी होता है और बॉन्ड फॉर्म भी होता है, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इस समय एनर्जी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और जब तक लाइफ में इंसान के अंदर जब तक ज्यादा एनर्जी होगा, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लो कि तुम लोगों को बताते हैं, जैसे तुम लोग सुबह उठते हो, खाना पीना खाते हो, अरे भाई फुल एनर्जी, अभी जोश एकदम पूरा, आज पूरा काम करेंगे, और रात में बेड तक जाते जाते अरे भाई एकदम हालत खराब हो गया। तो होता क्या है कि जब एनर्जी ज्यादा रहेगा हमारे अंदर तो हम ज्यादा काम करते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन जैसे थक जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं। तो यानी ट्रांजिशन स्टेट पर मैक्सिमम एनर्जी होता है। और थोड़ा देर के बाद देखने को क्या मिलता है? थोड़ा देर के बाद देखने को मिलेगा कि एच और आई में दोस्ती हो गया है, और एच और आई में दोस्ती हो गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई रिएक्टेंट, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि रिएक्टेंट हमारे पास था, आ गया तुम्हारा दोस्त जिसका 2-3 दिन से हम जिक्र कर रहे थे, जिसका नाम है ग्राफ। ठीक है, समझिएगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एनर्जी को। ठीक है, वाई एक्सिस में एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब नाउ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। राइट, अब देखिएगा, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स में एनर्जी थोड़ा सा कम होता है, ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और फिर एक स्टेज पर पहुंचता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है, मैक्सिमम एनर्जी, और फिर उसके बाद एनर्जी जो है वो घट जाता है। ठीक है, ये जो एनर्जी था ये क्या था? ई आर। ई आर का मतलब होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इस जगह पे जो पहुंच गए हैं इसको भी धीरे धीरे खींच के लाएंगे, तो ये वाला एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसको फिर से पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी में परसों। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट, पीक पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं, ये जो मैक्सिमम पीक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? टी एस मतलब, टी डॉट एस मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट। इस पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा होता है, और जब भी एनर्जी ज्यादा होगा, यानी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। इंसान के अंदर में जब तक ज्यादा एनर्जी होता है, एक सर्टेन एज के बाद सबका एनर्जी घट जाता है। अब जो मैक्सिमम एनर्जी है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तब से हम बता रहे थे ना कि जो एक्टिवेशन एनर्जी हम निकाल रहे हैं वो क्या है, तो वही एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब इसके बारे में हम लोग को भी समझेंगे। समझ में आया? यानी थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर पता चला शॉर्ट्स बन गया मेरे पे तो कचड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं हम, रोक करके एग्जांपल देंगे। रोको तो जरा, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बार बार हम इस बात पे क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि जब हम असर्शन रीजन कोलिजन थ्योरी पढ़ाएंगे, वहां से थ्योरेटिकल जो सवाल आएगा उस समय पूछेगा ट्रांजिशन स्टेट क्या है। तो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब नाउ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पीक एनर्जी, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो लिखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन, व्हाट इज ई ए। ठीक है, जो बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके एग्जाम में ये 1 नंबर में आएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखने वाला। ठीक है ना? अरे बहुत आसान है केमिस्ट्री, लेकिन पता है दिक्कत ये है ना कि हम लोग ने एक सीक्वेंस में पढ़ते ही नहीं है कभी। ठीक है, सबसे पहले टीचर पे ट्रस्ट करना सीखो, और दूसरी बात है जो भी चीज पढ़ रहे हो उस पर मेहनत करना सीखो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बस ये थिंकिंग में रहते हैं, यार वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वो टीचर खराब पढ़ा रहा है। जो पढ़ा रहा है वो पढ़ते ही नहीं है, तो हर कोई खराबी दिखेगा। चलिए लिखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड, इसी को ना हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो अगर एक इंसान है, मान लो तुम बताओ एक इंसान है, अरे बचपन में वो वाले झूला चढ़े हो जो इधर से सीढ़ी से चढ़ा जाता तो ऊपर से स्लाइडिंग। अगर मान लो एक इंसान है जो यहाँ पर है, इसको अगर सीढ़ी चढ़ा देते तो यहाँ तक पहुँचाने में जितना एनर्जी लगेगा अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। बताओ तो, एक एनर्जी दिए 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 यहाँ तक अगर मान लो पहुँच गया कोई इंसान, तो अपने आप स्लाइड करके नीचे नहीं आ जाएगा। तो यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना दे कि यहीं तक पहुँचाना, यहाँ तक नहीं भेजना। तो एनर्जी, वो एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी दिया जाए ताकि ये कंपाउंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए, तो उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वो कितना मिनिमम अमाउंट एनर्जी दिया जाए, ज्यादा नहीं देना है। जैसे मान लो कि 2 दिए लेकिन यहाँ तक पहुंचा, 3 दिए यहाँ तक पहुंचा, 5 दिए यहाँ तक पहुंचा, 10 दिए यहाँ तक पहुंच गया, तो मिनिमम एनर्जी कितना दिए जो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट पर, उसी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। समझे? यानी कोई भी रिएक्शन को करने के लिए वो मिनिमम अमाउंट कितना देना पड़ेगा जिससे कि वो रिएक्शन
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए, उसके बाद तो अपने आप हो जाएगा। समझे? आया समझ? यस नो? हाँ लिखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, या फिर ऐसे लिख सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझे? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? लिसन, देखिए अब हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ बराबर क्या होता है? वाई बराबर होता है mx प्लस सी, ये ग्राफ का इक्वेशन होता है। ठीक है, बेसिक इक्वेशन सबको पता है। वाई मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस, एक्स का मतलब एक्स एक्सिस, और सी का मतलब इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट हमेशा वाई एक्सिस में होगा, और एम का मतलब स्लोप होता है। एम का अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, एम का वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। इतना बेसिक्स पता है ना सबको? बहुत सही, क्या बात करो, इतना आ गया तो काफी है। चलो देखो, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। नाउ समझने हैं, दोनों साइड ln ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? टेकिंग ln बोथ साइड, ln के बराबर ln a e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कोई दिक्कत? समझिएगा थोड़ा ध्यान से, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ln में क्या प्रॉपर्टी है कि दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? ln के बराबर ln a प्लस ln e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और ln e का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो जो भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ln के बराबर ln a माइनस ई ए बाई आर 1/t कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, जो y एक्सिस में है उसको मान लेते हैं ln k है, और x एक्सिस में है जो 1/t है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला चीज़ हो गया y, ये वाला चीज़ हो गया c, और ये वाला हो जाएगा m, और ये वाला इंटरसेप्ट है, मतलब सॉरी ये वाला x है, ये वाला m है, और ये वाला c है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि y एक्सिस और x एक्सिस दिख रहा है। c का वैल्यू क्या है? ln a, यानी ये किसी पॉइंट पर कट करेगा जिसका ओरिजिन से जो वैल्यू होगा वो वैल्यू ln a होगा। अब यहाँ पर खड़े होने के बाद ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ? तो स्लोप कितना है? माइनस ई ए बाई आर। इसका मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, और इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा? इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर। समझ गए? एक्टिवेशन कांस्टेंट हो ना, वो किसी एक रिएक्शन में कांस्टेंट होगा। नहीं मतलब हर रिएक्शन का अलग अलग कांस्टेंट होगा, उसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। हाँ ऊपर जाता, ये लाइन यहाँ यहीं से कट होता, लेकिन इससे ही जाता ऊपर। हाँ आगे इसी का एक दूसरा फॉर्म यूज करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। इसी का हम दूसरा फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड ln को लॉग में चेंज कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? जरा चेक करो तो 2.303 लॉग के, यहाँ पर लॉग ले लेंगे और इधर क्या आ जाएगा? दैट इज आ जाएगा लॉग ए प्लस 2.303 लॉग ए आ जाएगा, और इसमें भी लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ई ए अपॉन आर ही आएगा, आर टी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से लॉग के 2.303 से सबको डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 2.303 यहाँ आ जाएगा लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/t। तो यहाँ पर जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ किसका है? जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है वो है लॉग के का, और ये जो ग्राफ है वो किसका है? लॉग 1/t का। कोई दिक्कत? अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस ई ए का वैल्यू तो फिक्स होगा, नीचे में देखो तो कुछ बढ़ गया है क्या? देखो तो 2.303 आर, नीचे में अगर कोई चीज बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? घटता है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो इसके कंपैरिजन में और डाउनवर्ड होगा। समझ रहे हैं? इसके कंपैरिजन में और डाउनवर्ड होगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। समझ गए? आया समझ?